अगर आपका हिमाचल फॉरेस्ट गार्ड के लिए ग्राउंड क्लियर हो चुका है देन ये वीडियो आपके लिए रहेगी। अगर ग्राउंड अभी तक क्लियर नहीं हुआ है यानी कि जिनका भी बाकी है, तब भी इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। फुल मॉक टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं और जिनका 45 प्लस स्कोर यहाँ पर हो रहा है देन आपकी प्रिपरेशंस बहुत ही बढ़िया है। बस और थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है और आप अपने इस भर्ती के सपने को साकार कर सकते हैं। फिर भी कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, क्रैश कोर्स की डिटेल्स अगर आपने लेनी है फॉरेस्ट गार्ड के लिए, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर देना, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फॉरेस्ट गार्ड का फुल सुपीरियर शॉर्ट कोर्स जो रहेगा 599 रुपये का रहेगा। इसको अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं देन आपको मैं यहाँ पर 100% श्योरिटी दे सकता हूँ कि आप इस एग्जाम को अच्छे से टैकल कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा देंगे जो आपके इस एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। पहला क्वेश्चन, पोलियो का कारक जीव है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और पोलियो की बार बार बात होती है और टॉप 10 मैगजीन्स में ये हाईलाइट रहता है और रिपीटेड क्वेश्चंस भी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि वायरस। सभी के पास 3 सेकंड्स रहेंगे, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपना आंसर जरूर सोचिए, ठीक है। नेक्स्ट, जड़ रहित पौधा है, रूटलेस प्लांट की यहाँ पर बात हुई है, सभी को आंसर आना चाहिए। द राइट आंसर इज जिंजर, ठीक है। अगर आपने इसका आंसर जिंजर सोचा है तो वेल डन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं और इसकी पीडीएफ फाइल आपको कैसे मिलेगी वीडियो के बीच में मैं आपको बता दूंगा। अभी सिर्फ फोकस करो क्वेश्चंस के ऊपर। पके अंगूर में शामिल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पके अंगूर में शामिल है, द राइट आंसर इज फ्रुक्टोज, ठीक है। वेल डन। अगर आपका सही हुआ लाइक जरूर करिए क्योंकि ये आपकी मेहनत है अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। खेत की फसलों के अध्ययन को कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पर मैं तो आपको थोड़ा सा चीजें यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ। पोमोलॉजी क्या होती है दोस्तों? पोमोलॉजी जो है वो आपकी स्टडी ऑफ साइंस फ्रूट से लेकर होती है, ठीक है। यानी कि मेवे की खेती जो भी हुई, ठीक है, साइंस फ्रूट की जितनी भी स्टडी हुई उसको हम कहेंगे यहाँ पर पोमोलॉजी। लिख भी सकते हैं आप, ठीक है। एग्रोनॉमी क्या होता है? एग्रोनॉमी होता है दोस्तों कृषि विज्ञान की जितनी भी स्टडी है, यानी कि खेत की फसलों के अध्ययन को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? एग्रोनॉमी कहेंगे या फिर कृषि विज्ञान। थोड़ा सा वाइडली क्वेश्चंस भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या होता है? ओलरीकल्चर। ओलरीकल्चर क्या होता है माय फ्रेंड्स? इसकी जो स्टडी है ये आपकी सब्जियों की जितनी भी टाइप की खेती है, ठीक है, उनकी जो वेजिटेबल्स ग्रोइंग है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर कहेंगे ओलरीकल्चर, ठीक है। और फ्लोरिकल्चर क्या होता है आपका? फ्लोरिकल्चर यानी कि फ्लावर। थोड़ा सा आप रिलेट भी कर सकते हैं, फ्लोरिकल्चर फ्लावर, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फोर्थ का? एग्रोनॉमी यानी कि कृषि विज्ञान। खेत की फसलों के अध्ययन को कहते हैं कृषि विज्ञान, ठीक है, यानी कि एग्रोनॉमी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीली क्रांति का संबंध दोस्तों यहाँ पर फिशरीज से है, ठीक है, मछली पालन से है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए फुल क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं देन आपको मैं यहाँ पर श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं छूटेगा, ठीक है। वह जानवर जो अपनी आंखों के रूप में ध्वनियों का प्रयोग करता है। अब देखिए एग्जामिनर यहाँ से कई बार क्वेश्चंस किस तरह से डाल रहे हैं, मुझे मालूम है कि आपको आंसर क्लियर है, बैट होगा, लेकिन बैट की जगह अब यहाँ पर एग्जामिनर रियर माउस वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है, यानी कि REARMOUSE, ठीक है, रियर माउस। रियर माउस भी आपको चमगादड़ को कहते हैं, ठीक है। तो रियर माउस और बैट में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हो सकता है कि कोई भी एग्जामिनर आपको यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर दे, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बैट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंसुलिन स्त्राव में भूमिका निभाता है? अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड बनते हैं, इसलिए हमने दोस्तों यहाँ पर कम से कम 700 से 800 क्वेश्चंस की एक इंपॉर्टेंट एनालाइज करके क्वेश्चन सीरीज बनाई है साइंस के लिए। अगर आप उसको रीड कर लेते हैं देन क्वेश्चंस बाहर से आने का कोई भी चांसेस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? पैनक्रियाज। अगर आपने सोचा तो वेल डन, आपकी प्रिपरेशंस बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब एग्जामिनर क्वेश्चंस ऐसे भी डालता है कि आपका फैट में कौन सा घुलनशील है, विटामिन और पानी में कौन सा, ठीक है। तो आपको मैं सिंपल सा यहाँ पर फंडा बता देता हूँ, KEDA, ठीक है, यानी कि इसको आप मान लीजिए कीड़ा, ठीक है। तो कीड़ा यानी कि KEDA, ये किसमें घुलनशील है, किसमें डिजोल्व है? ये आपका फैट में है, ठीक है, फैट में घुलनशील है, ठीक है।
और आपका कौन सा बचा, विटामिन बी और सी बचा, तो ये आपका हो गया वाटर में, ठीक है। तो बी सी वाटर में, और कीड़ा यानी कि KEDA, के विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई आपका हो गया फैट में, ठीक है। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि विटामिन सी की कमी से ये स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रोटीन को माना जाता है, क्या माना जाता है, जल्दी से बताना है, सभी को आंसर आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बॉडी बिल्डर, ठीक है। प्रोटीन इज कंसिडर्ड एज अ बॉडी बिल्डर, प्रोटीन को माना जाता है, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो बॉडी बिल्डर बनाते हैं, ठीक है, इसका प्रोटीन का यूज करते हैं, ठीक है। और ज्यादा प्रोटीन भी नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज आपकी किडनी के ऊपर भी इसका असर पड़ता है, ठीक है। तो जितना यूज कर सकते हैं सिर्फ उतना लीजिए, खाने वाने में आपको सब कुछ ये विटामिन मिलते हैं, एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं होती। वैसे दिल की धड़कन के लिए आवश्यक अनुमानित समय क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हार्ट बीट से बात हुई है, ठीक है। टॉपिक्स को देखिए कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं डेली साइंस में, ठीक है। अब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.8, ठीक है। और एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है वो कितनी बार धड़कता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और आपने मुझे ये भी बताना है कि जो पल्स रेट होती है, ठीक है, उसका जो टाइमिंग है मिनट का, ठीक है, उसका जो रेशो है, यानी कि कितने से कितने तक अगर वो पल्स रेट है तो वो नॉर्मल है, ठीक है। और एक और ऊपर होता है, जैसे कि अगर किसी की 100 से ऊपर जा रही है, ठीक है, तो उसको टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम रहती है। ये आपका सिस्टम का नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा डीपली स्टडी है, जितना आपको रहना है उतना ही अभी मैं आपको बता रहा हूँ। टैचीकार्डिया होता है, ठीक है, अगर 60 से कम है तो उसका टैचीकार्डिया होता है, अगर आपका 100 से ऊपर जा रहा है तो उसको टैकीकार्डिया कहते हैं, ठीक है। तो ये अदर एक साइंस है जो अभी आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इसका सही आंसर होगा 0.8 सेकेंड्स, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चंस मैंने पूछा है साथ साथ में उसका आंसर जरूर देना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर मैं आपसे यहाँ पर ये पूछ लूँ कि इंसुलिन में कौन सी धातु होती है, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन भी आपके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, डायबिटीज से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं क्लियर है तो क्या करना है, आपने गूगल करिए। मुझे तो इसका आंसर क्लियर है, ठीक है, लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको कितना आता है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा नॉलेज आपको मिलती है, ठीक है। एक आपने बताना है मुझे इंसुलिन में कौन सी धातु है। अभी तक की क्वेश्चंस बना नहीं, लेकिन टॉप 10 मैगजीन में क्वेश्चंस हाईलाइट है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, जल्दी से बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयरन। क्लियर, आई होप आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, बुद्धि दांत कौन सा दाढ़ दांत है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर मोलर टीथ की बात हुई है, सभी को आना चाहिए। और ये कौन सा स्टेप की बात हुई है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड, ठीक है। बुद्धि दांत कौन सा दाढ़ दांत है, यानी कि थर्ड दांत है ये, ठीक है। क्लियर, यानी कि आपका एक, जब आप दूध के दांत जिसको हम कहते हैं फिर बाद में टूटते हैं, फिर आपके हड्डी के दांत आते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक आपका होता है यानी कि बुद्धि दांत जिसको हम कहते हैं दांत दांत, ठीक है, वो आपका थर्ड स्टेज का होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अचानक सडनली साइकिल का टायर फट गया, ठीक है। यहाँ पर साइकिल भी हो सकती है, कार भी हो सकती है, कोई भी टायर हो सकता है, ठीक है। ये एक का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि साइकिल है दोस्तों, ठीक है, अगर उसका टायर एकदम से फट गया तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट यहाँ पर करेगा। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पर ये एडियाबैटिक प्रोसेस होती क्या है, देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस यानी कि जिसमें दोस्तों हीट प्रवेश नहीं कर रही है, ठीक है, यानी कि ऊष्मा जो है उसमें प्रवेश नहीं कर रही है, या फिर हम इसको और लैंग्वेज में भी कह सकते हैं, यानी कि जिसकी जो हीट है वो ना तो घट रही है और ना ही बढ़ रही है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर कहेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। यानी कि अचानक साइकिल का टायर फट गया, यानी कि वो हो गई आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात हुई है व्हाई डू क्लाउड्स फ्लोट्स इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लो डेंसिटी के कारण, ठीक है। नेचुरल सी बात है, लो डेंसिटी होगी तो क्या होगा, बादल जो है वो वायुमंडल में तैरेंगे, ठीक है। चलिए अगर प्रेशर ज्यादा होगा और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली सी बात है ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रिलेट भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और वेल डन अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, खराब तापीय चालक कौन सा, यानी कि बैड थर्मल कंडक्टर की यहाँ पर बात हुई है। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाईलाइटेड क्वेश्चंस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लास, ठीक है। और अगर अभी भी आपके डाउट्स हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए, देन व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि आप बहुत एक स्टेप ऊपर आ गए हो। अब सिर्फ आपको एक स्टेप और ऊपर चढ़ना है और आप अपने सरकारी सपने को पूरा करना है, ठीक है।
हिमाचल प्रदेश से कुल राज्यसभा सीटें हैं, सभी को मालूम होगा, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक और बात यहाँ पर, चलिए मुझे ये बता दीजिए कि कुल राज्यसभा सीटें जो उनके नाम बता दीजिए एक बार। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, यानी कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात हुई है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नॉन ऑफ दीज। तो अब आपने मुझे ये कमेंट करके, क्योंकि एग्जामिनर जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, चलिए कमेंट करिए और बताइए हिमाचल प्रदेश का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है। ठीक है, और ये आपको आना चाहिए अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी की यहाँ पर बात हुई है ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011। अगर आप 2011 के सेंसस के क्वेश्चंस को मिस कर रहे हैं तो सच मानिए कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आपके स्किप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए 2011 का जो सेंसस है, जनगणना है, उसको अच्छे से रीड करके जाना है। ठीक है, और ये से बहुत बार क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताना है, डी यानी कि नन ऑफ दिस। अब आपने मुझे ये कमेंट करके बताना कि कितना है, क्योंकि एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है, सभी को आता होगा। ठीक है, सभी को आना भी चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोविंद सिंह ठाकुर जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, सरियाली खड्ड किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो नदियां पढ़ ली, सहायक नदियां पढ़ ली, ठीक है, और कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पे चली जाती हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चंस है, यानी कि ट्रिब्यूटरी टाइप जो क्वेश्चंस रहता है, सहायक नदी और खड्ड, ठीक है, आजकल ये क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर क्वेश्चंस डाल रहा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतलुज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, मणिमहेश झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताना है आपने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस, यानी कि आपने मुझे अब यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि मणिमहेश झील हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर संबंध जो है वो दलाई लामा से है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान का संबंध दलाई लामा से है, सबको आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको धर्मशाला भी कई बार देखने को मिल सकता है, लेकिन एग्जैक्ट आपको याद रखना है मैक्लोडगंज। धर्मशाला में एक जगह है मैक्लोडगंज, आई होप बहुत सारे जो इस टाइम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, वो गए भी होंगे यहाँ पर स्थान में, बहुत प्यारी जगह है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, बंजार अनुमंडल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर बात हुई है बंजार की, सभी को आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुल्लू। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, द राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज हल्दा उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। ठीक है, अगर आप हिमाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स मिस कर रहे हैं या फिर आप आर्ट एंड कल्चर मिस कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं फिर। ठीक है, अभी भी पढ़ लीजिए, 7 तारीख को आपका एग्जाम है नवंबर में, बहुत बढ़िया टाइम आपको मिल चुका है, थोड़े से और डेज आपको एक्सटेंड हो गए हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, एग्जाम निकल जाएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाहौल स्पीति। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, सकोड़ी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईलाइटेड क्वेश्चन, सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंडी। सकोड़ी फेयर जो है वो मंडी में मनाया जाता है। पद्मदेव हिमाचल प्रदेश के किस जिले के थे, वेरी इंपॉर्टेंट, सभी के पास 3 सेकंड्स रहते हैं हर क्वेश्चन को सोचने के लिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मंत्री थी, वेरी इंपॉर्टेंट, सबको आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राजकुमारी अमृत कौर। ये याद रख लेना दोस्तों, द फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इन द यूनियन कैबिनेट वाज। द राइट आंसर इज राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है, हाईलाइटेड क्वेश्चन, गिरिराज में क्वेश्चन हाईलाइट हुआ है, मैगजीन में क्वेश्चन हाईलाइट हुआ है। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पठानकोट जोगिंदर नगर जो वो हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी रेलवे लाइन है। ठीक है, ये याद रख लेना। हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा प्रशासनिक भाग कौन सा है, यानी कि स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांगड़ा। ठीक है, सबसे छोटा प्रशासनिक भाग जो है, स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव की बात हुई है, कांगड़ा 29 का। ठीक है, इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, वैदिक काल में रावी नदी का नाम क्या था, सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुरुषनी, इसका बिल्कुल सही होगा।
अब चलिए इंग्लिश सेशन आ गया है। अब देखिए इंग्लिश की जब भी बात करते हैं, बचपन से आप सीख रहे हैं, वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, कहीं से भी आप किसी भी सोर्सेज से आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक भी सर्च करते हैं इंग्लिश के बहुत सारे टॉपिक्स लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर कहाँ पे गलती करता है, इंग्लिश के मॉक टेस्ट नहीं लगाता है, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाता है, और कहीं ना कहीं उसको फिर जो खामियाजा है वो एग्जाम हॉल में भुगतना पड़ता है। ठीक है, इसलिए कोर्सेज में हम आपको इंग्लिश के टेस्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आप अपने ग्राफ को चेक कर सके। ठीक है, तो चलिए 31 का सही आंसर क्या होगा, ही इज टू डल डैश द प्रॉब्लम। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टू सोल्व, ही इज टू डल टू सोल्व द प्रॉब्लम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, वी आर नाउ कॉन्फिडेंट डैश विनिंग द मैच, बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑफ, वी आर नाउ कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, हैड शी नॉन अबाउट इट शी डैश हैव स्टेड लॉन्गर। चलिए बताइए, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इफ, हैड शी नॉन अबाउट इट शी इफ हैव स्टेड लॉन्गर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, डैश you do not work you cannot succeed। the right answer is option number A, यानी कि if you do not work you cannot succeed। clear। this is dash book I was looking for, this is dash book I was looking for। the right answer is option number C, यानी कि the, this is the book I was looking for। clear। next यहाँ पर देखेंगे, he tried to dash smoking but did not succeed। the right answer is option number B, यानी कि give up, he tried to give up smoking but did not succeed। clear। no sooner did he go in dash he came out, no sooner did he go in dash he came out। the right answer is option number C, यानी कि then, no sooner did he go in then he came out। clear। my uncle decided to take dash and my sister to the market। the right answer is option number C, यानी कि me, my uncle decided to take my my uncle decided to take me and my sister to the market, option number C। clear। next, the dictionary of a language dash uses। the right answer is option number B, यानी कि describes, the dictionary of a language describes usage। clear। next यहाँ पर देखेंगे, she dash people who are good at sports, she dash people who are good at sports। the right answer is option number B, यानी कि admires। admires क्या होते हैं, admires होते हैं आपकी तारीफ करने वाले। ठीक है, she admires people who are good at sports। clear। next यहाँ पर देखेंगे, हिंदी सेक्शन है, पक्षी का पर्यायवाची यहाँ पर आपको बताना है क्या होता है, सबको आना चाहिए। the right answer is option number D, यानी कि अंडज। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, आलोक का विलोम है, आलोक का विलोम यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंधकार। क्लियर। नेक्स्ट, रातों रात में समास है, सबको आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास रातों रात में। ठीक है। नेक्स्ट, इन शब्दों में द्वित्व व्यंजन किस में है, बताना है, इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुत्ता। द्वित्व व्यंजन इनमें किस में है, कुत्ता में है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, मैंने भी आना है, में निपात है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाईलाइट भी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बी, मैंने भी आना है, में निपात है, इनकी भी। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, घड़ी धीरे धीरे चल रही है, में धीरे धीरे है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रीतिवाचक अव्यय। क्लियर, क्लियर हो रही है सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह चुका है। दूध का पर्यायवाची है, बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्षीर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के कितने भेद होते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2। उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के 2 भेद होते हैं। क्लियर।
फ वर्ण का उच्चारण स्थान है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दंतोष्ठ। फ वर्ण का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद है, सबको आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद चल रहा है अभी ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रति प्लस उपकार, ये याद कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा, वन्य जीवों के विलुप्त होने की ओर ले जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधि है, यानी कि जैसे कि आप सभी को क्लियर है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी लीडिंग टू द एग्जिस्टेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज। देखिए यहां पर क्या बात हुई है कि जितने भी वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं, क्या कारण हो सकता है, क्या लगता है आपको? इसका एक ही कारण है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अल्टरेशंस एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स, यानी कि जितने भी ये नेचुरल हैबिटेट्स हैं, आवासीय चीज़ें हैं, उनका हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी को क्लियर है, वनों को काटा जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग से लेकर हीटअप यहाँ पर हो चुका है। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि आने वाले टाइम में जो धरती का तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 2 डिग्री धरती के तापमान की बात हो रही, तो सोच लीजिए गर्मी किस लेवल तक जाएगी और कितने जितने भी नेचुरल सोर्सेज हैं वाटर के, वो सारे के सारे सूख जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वनों को लगाना है। निम्नलिखित में से कौन एक अभ्यारण्य है और उसके मुख्य संरक्षित जंगली जानवर का सुमेलित जोड़ा है? चलिए बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गिर लोइन। क्लियर, आपको क्लियर है कि गिर के शेर? क्लियर। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन सा अभ्यारण्य है, यानी कि मैचिंग पेयर ऑफ ए सेंचुरी एंड इट्स मेन प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एनिमल, लायन, गिर के लोइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, भारत में फ्लैमिंगो हंसवर का प्रजनन स्थल सबसे अधिक संभावना है जहां पे है, ब्रीडिंग प्लेस ऑफ फ्लैमिंगो हंसवर इन इंडिया इज मोस्ट लाइकली। चलिए द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रन ऑफ कच्छ। ये आपको याद रखना है। भारत में क्या है दोस्तों कि रन ऑफ कच्छ में सबसे ज्यादा फ्लैमिंगो यानी कि हंसवर प्रजनन स्थल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है, सेंचुरी की बात हुई है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट सरिस्का, इंपॉर्टेंट है, टॉप 10 मैगजीन में क्वेश्चंस हाईलाइट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान, आपको याद रखना है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, भारत में गंगा कार्य योजना वर्ष डैश में शुरू की गई थी, और वेरी इंपॉर्टेंट, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1986। भारत में गंगा कार्य योजना वर्ष 1986 में शुरू की गई थी, और ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, पहली वैश्विक पर्यावरण संरक्षण संधि द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 26 सितंबर डैश को हस्ताक्षर किए गए। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्क्राइब किया है ज्योग्राफी को, वाइल्ड लाइफ को, जहां पे हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को भी अच्छे से डिस्कस किया है। अगर नहीं देखे तो लिंक चेकआउट करिए और उनको जरूर अटेंड करिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1987। 26 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे पहली वैश्विक पर्यावरण संरक्षण संधि, यानी कि द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, विश्व में पवन ऊर्जा का प्रमुख उत्पादक है, यानी कि लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ विंड पावर इन द वर्ल्ड इज, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चाइना, आपको याद रखना है, ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ विंड पावर इन द वर्ल्ड, चाइना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, विश्व वन दिवस मनाया जाता है, फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 मार्च, आपको याद रख लेना है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? सभी को आना चाहिए, किसी का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5। क्लियर। नेक्स्ट, सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को टिक करके आता है, लेकिन नहीं,
मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन थी, जो सभ्यता थी दोस्तों, मेसोपोटामिया, ये काफी पुरानी सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यता इसी को कहा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, सभ्यता। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टाइम देखते हैं। कृषि जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था, वो थे, अब देखिए, ऐसे ऋषि जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया का आर्यकरण किया था। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगस्त्य। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। कुछ वाइडली और टिपिकल क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि कट ऑफ भी एग्जामिनर को बनानी होती है, तो वो थोड़ा सा वाइडली जरूर पूछता है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक जिम्मेदार था, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिंबिसार। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक जिम्मेदार था, बिंबिसार, आपको याद रखना है। चलिए, कौन सा गणित बौद्ध धर्म से संबंधित है, विच मैथ इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चैत्य। क्लियर। चलिए, त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तक है, सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बुद्धिस्ट की त्रिपिटक ये पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। लाख वक्ष की उपाधि किस शासक को दी गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्ष की उपाधि किस शासक को दी गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को यहां पर दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की, यानी कि ट्रांसफर की। मोहम्मद बिन तुगलक की यहां पर बात हुई है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवागिरी। अब आपके माइंड में क्वेश्चंस भी बन रहे होंगे कि थोड़े से टिपिकल है, क्योंकि क्वेश्चंस देख लीजिए, तुगलक की बात हो रही है, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, आप स्किप नहीं कर सकते हैं, और हाईलाइटेड क्वेश्चन ही आपको पढ़ने हैं। व्हाट्सएप कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1565। ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया गया है दोस्तों कि मार्च, जून, जुलाई और अगस्त की टॉप 10 मैगजीन में इस क्वेश्चन ने जगह बनाई है। तालीकोटा का डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1565। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। तुगलक वंश के बाद भारत में कौन सा राजवंश सत्ता में आया था, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये तो सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सैयद। तुगलक वंश के बाद भारत में कौन सा राजवंश सत्ता में आया था, सैयद, आपको याद रखना है कि सैयद वंश। भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने शुरू किया था, यह भी सभी को आना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दीज। क्लियर। अब आपने मुझे यह बताना कि किसने शुरू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को किसके द्वारा महात्मा कहा जाता था। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही उपाधि दी थी महात्मा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। 1905 में बंगाल प्रांत को दो भागों में किसके द्वारा विभाजित किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित किया था लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। भारत संघ में एक नए राज्य को कौन स्वीकार करता है, भारत संघ में देखिए यहां पर बात हुई है, हु एडमिट्स अ न्यू स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पार्लियामेंट। ठीक है, और कोई भी नहीं। क्लियर। नए राज्य को कौन स्वीकार करता है, ये सारे बिल के ऊपर चर्चा होती है फिर आगे। ठीक है, ग्रीनलैंड का एक अभिन्न अंग है। अब देखिए, ग्रीनलैंड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, ठीक है, यानी कि अभिन्न अंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेनमार्क। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। लक्षद्वीप द्वीप कहां पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अरेबियन सी में लक्षद्वीप स्थित है। अब जल्दी से एक काम करिए, कॉपी पेंसिल निकालिए, क्वेश्चन आपके सामने आएंगे मैथ रीजनिंग के, और आपने सॉल्व करने, देखते हैं कितना आप स्कोर कार्ड करते हैं। चलिए जल्दी से निकाल लीजिए। 76 का क्वेश्चन का सही आंसर होगा नन ऑफ दीज, आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है,
और अगर आपको मैथ के लेक्चर्स चाहिए देन व्हाट्सएप कर लीजिए, प्रोफेशनल्स के अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटता है। 77 का सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीरज। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 78 का क्वेश्चन आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने आ गया है और इसका सही आंसर होगा 78 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 79 का। 79 का क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 80 क्वेश्चंस, जल्दी से आपने सॉल्व करना है और अगर नहीं पता लग रहा तो व्हाट्सएप करिए। 80 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन का क्वेश्चंस का आंसर होगा डी। ठीक है, 80 का डी। 81 का देखिए जल्दी से, 81 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 81 का सही आंसर सी। 82 का जल्दी से आपने सॉल्व करना है। 82 का सही आंसर क्या होगा? 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, 83 का सही आंसर क्या होगा? 83 का सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 84 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको PDF चाहिए तो देन आप व्हाट्सएप करिए FG506, ये आप व्हाट्सएप करिए FG506, ये PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्या लिखना है? FG506, ये आपने व्हाट्सएप करना है अगर आपको ये PDF चाहिए। और कोर्सेज की जानकारी चाहिए, अगर आप किसी भी तरह से एग्जाम को टैकल करना चाहते हैं देन आप व्हाट्सएप करके पूरी की पूरी डिटेल्स भी ले सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड की फुल कोर्स की फीस सिर्फ 599 रुपये है। इसमें आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती है विद लेक्चर्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं छूटता है, ये मैं आपको गारंटी यहाँ पर देता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 85 का सही आंसर क्या होगा? 85 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपका सही आंसर हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए आपने करना क्या है, यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, डिटेल्स लीजिए और अगर अभी भी आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं देन आप व्हाट्सएप करके टीम से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जुड़े रहिए क्योंकि नेक्स्ट मॉक टेस्ट भी आपको बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा। अगर आपका 45+ स्कोर यहाँ पर हुआ है जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनके कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। तो फिलहाल इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।